दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग कोलिजन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कोलिजन बोले तो संघट। इस चैप्टर को हम कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे ताकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो सबको प्रॉपर ढंग से समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। बिल्कुल हिंदी को भी अच्छे से कवर कर लूंगा, इंग्लिश को भी अच्छे से कवर कर लूंगा, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। हाँ, दूसरी एक बात बहुत खास है, हम बेसिक से लेके आईआईटी एडवांस तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्लास में ही। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो आप चाहे तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप उसे स्क्रीन को पोस्ट करके आप क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देन उसके बाद देखिए कि उसका सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बट ठीक है, फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। और दूसरी बात, कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में ना जितना भी मटेरियल पढ़ाया जाता है वो सारे के सारे मटेरियल मैं आपके सामने उलट दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करें, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, निश्चित हो जाए उसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपके जो भी रिलेटिव है उनके पास आप वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। अब कोलिजन चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक, ठीक है। सुनो दोस्त, बेसिक में मैटर ये है कि हो सकता है आप इसके पहले के चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपके क्लियर ना हो और उनका इस चैप्टर में यूज पड़े, देन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम उसी को कवर कर लेते हैं, उन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं जो चैप्टर में आ सकते हैं, वो चाहे कितनी भी बारीकी वाली पॉइंट्स हो, उनको हम सारे को क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलो उन पॉइंट्स को हम एक एक को बारी बारी से क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम बात करने वाले मोमेंटम। टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको पीछे के चैप्टर्स का कुछ भी नहीं आता है तो बेसिक जितने भी वो सारे मैं बताने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप इसको रेडी कर लीजिएगा, क्वेश्चन सारे बनेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। सबसे पहला हम बात करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम बोले तो संवेग, हिंदी में कहते हैं संवेग, आप हिंदी में भी साथ में लिखते जाइएगा। मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया गया? मोमेंटम को P से लिखा गया और इसे डिफाइन कैसे किया गया? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मतलब क्या है समझाता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मास है, एक बॉल है जिसका मास m है और ये सामने की ओर वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई जिसे बोला गया मोमेंटम, संवेग बोला गया। कहने का सेंस क्या है कि इसका मोमेंटम कैसे डिफाइन किया गया, इसका संवेग कैसे डिफाइन किया गया, उसको p से लिखा गया और कहा गया क्या करो भाई साहब, इसके मास और इसके वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करा दो, तो जो प्रोडक्ट इसका बनेगा वही क्या है, मोमेंटम है। मतलब m इंटू वी, P इक्वल टू m इंटू वी इसका मोमेंटम है। मैटर क्लियर हो रहा है? बात ये नहीं है, ये तो क्या डिफिनीशन हो गया, उससे हमारा एक फार्मूला आ गया। मैटर यहां पे नहीं, इससे फायदा इसको डिफाइन क्यों किया गया वो हमें समझना है। अब डिफाइन करने का मैटर क्या है, ध्यान सुनिएगा। मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आया, मल्टीप्लाई आया, उसे मोमेंटम जरूर कह रहे हैं। जरा सोच के बताओ, एक बॉल ले रहा हूं मास m का और उसे v वेलोसिटी से सामने की ओर फेंका गया, मतलब आपके चेहरे पे एक बॉल v वेलोसिटी से फेंका। एक और ले लेते हैं मास m, लेकिन उसको फेंक देते हैं 2v वेलोसिटी से। जरा बताइए इसका मोमेंटम क्या होगा? तो भाई हमने अभी भी पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गुणा ही क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। तो इसका अगर लिखना चाहते क्या लिखेंगे, m इंटू 2v। ओके, m इंटू 2v मतलब 2mv। तो क्या दिख रहा है, किसका मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है, इसका मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है, इसका मोमेंटम कम दिख रहा है। अब जरा इसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दो। एक पत्थर का टुकड़ा लो आप और सामने वाले को v वेलोसिटी से मार दो। वही मास का टुकड़ा, वही मास लो आप अगेन दोबारा से वही मास लो और 2v वेलोसिटी से मार दो, तो चोट कब ज्यादा लगेगी? जब आप 2v वेलोसिटी से मारेंगे उसको, 2v वेग से उसके चेहरे पे फेंकेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब मोमेंटम डायरेक्टली फोर्स से कनेक्टेड है, फोर्स से जुड़ा हुआ है, बल से जुड़ा हुआ है। मतलब फोर्स को, अगर बल को डिफाइन करना है तो हमें मोमेंटम से ही डिफाइन करना पड़ेगा, संवेग से ही बल को डिफाइन करेंगे हम। मैटर क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से हम क्या देख रहे हैं, जिसका संवेग कम है वो बल कम लगाएगा, जिसका संवेग ज्यादा है वो बल ज्यादा लगाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां से ये बात तो क्लियर हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही मास m, वही वेलोसिटी v, तो मोमेंटम आ जाएगा p इक्वल टू m इंटू v। लेकिन वही मास 2m ले ले, हम मास 2m और वेलोसिटी v ले ले, तो भी क्या आ जाएगा, मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी, और वो m कितना है, 2m है, तो 2m भी हो जाएगा। यहां से क्या सीखा हम, यहां से ये सीख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ाई जाए तो भी मोमेंटम इंक्रीज करता है और अगर मास बढ़ाया जाए तो भी मोमेंटम इंक्रीज करता है। तो वेलोसिटी और मास दोनों के इंक्रीजमेंट से मोमेंटम संवेग बढ़ेगा। चाहे चाल बढ़ा दो और चाहे द्रव्यमान बढ़ा दो, तो कॉमन सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ाएंगे, तो हम तो जान ही रहे, इसमें कौन सी नई बात हुई, बात नहीं है। इसको हम थोड़ा सा और खोल के समझते हैं, अच्छे से धागा खोल देते हैं इसका, ठीक है। तो एक काम करो, पहले बेसिक पार्ट में इसका मोमेंटम लिख लीजिए। अच्छा चलो यही नीचे ही बताता हूं। दूसरा पॉइंट,
ऐसा क्यों बात की गई कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा, इसकी बात क्यों की जा रही है, इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की। इस चैप्टर में भी इसकी भी जरूरत है, इसीलिए इसकी बात की जा रही है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, न्यूटन साहब का दूसरा नियम जो था उसके बारे में, दूसरा लॉ जो था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कोई अगर बॉडी है तो उस बॉडी के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लागू किए गए बल के बराबर होती है। कहने का मतलब मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, जो भी कह दो आप, उस पर अप्लाई हो रहा है उस फोर्स के बराबर होगा। इन्होंने कहा, सोचो सोचो सोचो, एग्जाम्पल सोचो, समझ लो क्रिकेट हो रहा है, मैच, हार्दिक पांड्या कैच पकड़ने जा रहे हैं, किसी ने शॉट लगाया कोई भी, और वो कैच कैसे पकड़ता है, वो तो बंदा ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप नोटिस करें तो जब भी आप कैच पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, कैच आता है तो आप क्या करते हैं, उसको पकड़ने के बाद बॉल को थोड़ी देर पीछे लेके आते हैं। तो जब पीछे की ओर खींचते हैं आप बॉल को, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप बॉल वहीं पकड़ेंगे तो आपके हाथ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, चोट लग सकती है या बॉल छूट सकती है आपके हाथ से। लेकिन अगर उसे एक लंबे गैप तक आप खींचते हैं तो क्या होगा, एक लंबे टाइम के बाद खींचने के बाद आपके हाथ में चोट भी कम लगती है और पकड़ में भी आ जाती है बॉल। ऐसा क्यों हुआ, जरा इसको सोचते हैं, ध्यान सुनिएगा। जब आपने यहां से पकड़ा बॉल को और यहां तक खींचा, इसका मतलब यह हुआ कि इस वेलोसिटी को आपने धीरे धीरे क्या किया, डिक्रीज किया। सुनिएगा, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी मिल चुकी है, वो बॉल है, बॉल का कुछ मास है, उसको हिट किया गया तो किसी वेलोसिटी से, किसी चाल से जा रहा है, तो वेलोसिटी और मास, चाल और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कह देंगे। तो उसको कोई संवेग को एक मोमेंटम मिल चुका है। अब अगर मोमेंटम मिल चुका है तो उस मोमेंटम से वो सामने की ओर आ रहा है, और हमें पता है अगर पत्थर मारेंगे तो चोट लगेगी, तो आ रहा है तो चोट तो मारेगा, फोर्स अप्लाई करेगा हमारे ऊपर। अगर हम पकड़ेंगे हाथ से तो हाथ में चोट लगेगी। लेकिन फिर अकल लगाया हमने कि अगर उसे एक लंबे टाइम तक हम खींचे तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। यहां से पकड़ा और यहां तक खींचा तो एक लंबे टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, वो जो चोट, एक बार में इतना मोमेंटम हमारे हाथों को मिल सकता था, ये सारा मोमेंटम यही रोक दो, वेलोसिटी खटाक से जीरो किया तो मोमेंटम जीरो, तो मतलब आपने इसी पोजीशन पे सारा मोमेंटम जीरो कर दिया, तो सारा का सारा चोट एक ही जगह लग गया तुरंत के तुरंत उसी क्षण। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी को आपने धीरे 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 कम किया, एक लंबे टाइम पीरियड में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुआ, 100 था मान लो, 100 से 80, 70, 50, 30 घटते घटते तब जाके जीरो हुआ। तो एक लंबे टाइम में थोड़ा थोड़ा करके जीरो, मतलब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है आपके हाथों में, तो थोड़ा थोड़ा चोट लग रहा है, एक साथ उतना चोट नहीं लगा, तो आप उसे सहन कर सकते हैं। समझ में आया? तो वही क्या कहा इन्होंने कि मोमेंटम चेंज, मोमेंटम को चेंज करना, यहाँ पे dp/dt जो लिखा, d का मतलब होता है चेंज, स्मॉल चेंज, है ना। मैथ के बच्चों को तो पता होगा, अगर बायोलॉजी का कोई बच्चा तो उसके लिए इतना बोल दूंगा। यहाँ पे जो d लिखा है इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा परिवर्तन। तो संवेग में छोटा सा परिवर्तन छोटे समय में, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स के बराबर होगा। अब ध्यान सुना, थोड़ी सी बात समझ में, जैसे क्या हुआ, अगर फोर्स को टाइम को हम बढ़ाएं, जो समय नीचे लग रहा है अगर उसे हम बढ़ाएं तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, जैसे जैसे समय ज़्यादा लगाओगे तो फोर्स घटेगा, मतलब आपने बॉल को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाने में समय ज़्यादा लिया तो फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। जितना ज़्यादा समय लेंगे उतना फोर्स उतना कम हो जाएगा, उतना कम आपके हाथ पे चोट लगेगा। इसीलिए कैच पकड़ते समय दूर तक खींचते उसे, ताकि चोट हाथ पे कम से कम लगे, ताकि मोमेंटम को हाथों में ट्रांसफर होने के लिए, मिलने के लिए हाथों में एक लंबा समय लगे, तो धीरे धीरे मिलेगा तो चोट नहीं लगेगी, और वही सारा मोमेंटम एक साथ लग जाएगा तो चोट लग सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल हार्दिक पांड्या बनके कैच नहीं पकड़ना चाहिए, एक लंबे अंतराल में कैच पकड़ना चाहिए ना, तो वो क्वालिटी सबके पास नहीं होती। अपन तो सुरक्षित रहे तो वही बेटर है। खैर हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो dp/dt है ना, क्रिकेट खेलेंगे तो ये आप फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सबको स्ट्रांग नहीं होता कि एक ही जगह पकड़ ले, आप एक लंबे समय में पकड़ सकते हैं। खैर वापस आते हैं पॉइंट पे, क्रिकेट खेलने थोड़े ना, पहले फिजिक्स सीख लेते हैं। तो अब एक्सटर्नल इक्वल टू dp/dt, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यही कहता है कि मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, या जो फोर्स के बराबर होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर दूंगा अभी डायग्राम बना के। एक काम करो, पहले आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन को पोस्ट करके इसे कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर मिटाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा मैं भी इसको। चलिए, तो चलो भाई, मोमेंटम तो हमने सीख लिया। मोमेंटम सीखने के बाद सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इसे हम क्लियर करते हैं।
तो अभी हमने बात की जो हमारा एफ एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम p इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। जनरली क्या हम बात करने वाले, जो मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो, मास जो यहाँ पे जो मास होता है, जनरली हम बोलते हैं कि मास हमारा कांस्टेंट होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियोधर्मी मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन चैप्टर आएगा ना, तो वहाँ पे पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में मिलता है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता रहता है, इसलिए मास निकलता रहता है। तो वो मास वेरिएबल होते हैं। लेकिन अभी इधर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, निश्चित मतलब नियत द्रव्यमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मास यहाँ पे फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो कांस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले, नियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, नियत द्रव्यमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर द्रव्यमान नियत हो गया तो P का मान mv होता है, लाके यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा d mv अपॉन dt। मास कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन ना, अवकलन डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, m हो गया बाहर, बचा क्या dv अपॉन dt। और आपने ये तो पढ़ाई है, काइनेमेटिक्स चैप्टर पूरा पढ़ा के रखा हूँ मैं, आप चाहें तो लेक्चर जाके देख सकते हैं। वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, पढ़ा दिया है पूरा, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर लगभग 30 लेक्चर शायद होगा कंप्लीट, बिल्कुल IIT लेवल तक का पढ़ा रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज कम से कम इतना तो याद ही होता है सबको कि वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो आप पढ़ ले तो F इक्वल टू ma, यही तो पढ़ा है आपने, m और ये बन गया हमारा a, तो F इक्वल टू ma पढ़ रहे हो तुम। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये आपने पढ़ा हुआ होता है। मैटर क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। इतनी देर तक क्यों हमने पढ़ा, हालांकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी जरूरत क्या है, इस फार्मूले की हमें जरूरत है। ये आता मतलब ये जो हम पढ़ रहे होते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये यूज कर रहे होते बार बार, लेकिन ये आया कहाँ से होता है, यहाँ से आया होता है, ठीक है। तो टेक आ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसे। चलिए, तो ये हमने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। पहले मोमेंटम सीख लिया हमने, फिर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सीख लिया, क्योंकि चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। और फिर अब थर्ड पॉइंट की हम बात करने वाले, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, नोट्स प्रॉपर ढंग से बनना चाहिए। और आगे देखिएगा, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोमेंटम हो गया ना। अब थर्ड पॉइंट मोमेंटम कंजर्वेशन, इस चैप्टर में बहुत जोरदार यूज पड़ने वाला है, कॉलेज चैप्टर में मतलब तबाही। मोमेंटम कंजर्वेशन, अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत कब अप्लाई कर सकते हैं हमें वो समझना है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, dp अपॉन dt। तो अगर dp चाहे कहीं लिखा हो आपका d फाई लिखा हो, d फाई, ध्यान सुनिएगा, d फाई इसका मतलब होता है d मतलब वेरी स्मॉल, d का मतलब होता है स्मॉल या वेरी स्मॉल, ठीक है। और फाई मतलब कोई एक नंबर हो सकता है, वो जैसे फोर्स हो गया या मोमेंटम हो गया, ऐसा कुछ, या टाइम हो गया, तो वैसे d फाई लिखा है। d फाई का मतलब स्मॉल चेंज, फाई में स्मॉल चेंज इन फाई, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, मतलब फाई में अल्प परिवर्तन। तो परिवर्तन कब आएगा, इसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। मैं समझाता हूं, दो चीजों के बीच में अंतर लिखना है, परिवर्तन कितना हुआ वो लिखना है। तो मान लो पहले आपके पास 10 रुपए थे, बाद में 15 रुपए हो गए, तो परिवर्तन कितने हुआ, 5 रुपए का परिवर्तन हुआ, है ना। तो इसका सेंस कहां से पता चला, 15 में से आपने 10 माइनस कर दिया, तो वही फाइनल में से, अंतिम में से प्रारंभिक वाला माइनस कर देंगे तो वो अंतर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो चाहे वो ये क्या है, स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज मतलब छोटा सा परिवर्तन, और चाहे उसे डेल्टा फाई से लिखो तो इसे कहते हैं लार्ज चेंज या बड़ा चेंज कह सकते हो। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे भी हम लिखेंगे फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। अब 10 से 100 हो जाओ तो कितने का चेंज है, 90 का, 100 माइनस 10, तब भी वही तरीका रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सेंस ये हुआ कि हम फोर्स लिखने के लिए dp अपॉन dt लिखते हैं, और अगर फोर्स 0 हो जाए, मित्र ध्यान सुनिएगा, इफ ये जो फोर्स लग रहा है हमारा नेट फोर्स यहाँ पे जो भी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये जो फोर्स है वो 0 हो जाए, तो आप क्या बोलने वाले हैं कि भैया हमारा F तो हो गया 0, तो बचा क्या, इज इक्वल टू dp अपॉन dt, और ये dt इसके साथ जाके 0 हो जाएगा, तो ये आ गया dp आ गया। dp मतलब dp का सेंस ये हो गया, dp बराबर 0 आ गया, और dp बराबर 0 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, dp मतलब हो गया p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू 0। dp मतलब चेंज, तो उसे ऐसे लिखते ना कि इसमें p में चेंज, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल करके लिख सकते हैं, ये वाला तरीका यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इधर माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल।
समझ में आ रहा है? और अगर फाइनल और इनिशियल बराबर है तो वो कब बराबर है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तब बराबर होंगे जब फोर्स क्या होगा? 0 होगा। मतलब किसी सिस्टम पे, मतलब ऐसा सोचो कि कोई बंदा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मान लो 10 किलो का लड़का है और वो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना हुआ? 10 × 10 100, मोमेंटम 100 हो गया। और कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, वो वैसे ही चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहा है, तो कुछ समय बाद अगर आप चेक करोगे तो फिर कितना आएगा? 10 × 10 100 फिर आएगा। लेकिन सोचो अगर वहीं धक्का दे दिया होता पीछे से किसी ने, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती, और अगर वेलोसिटी बढ़ जाती तो 10 से मान लो 20 हो जाती, तो अब मोमेंटम क्या हो जाता? 20 × 10 मतलब 200 हो जाता। मोमेंटम चेंज हो गया ना? कब हुआ? जब फोर्स लगा दिया गया तब चेंज हुआ। इसका मतलब फोर्स ना लगाया जाए तो चेंज नहीं होगा। तो वही बात तो यहाँ पे है कि फोर्स अगर 0 हुआ तो चेंज नहीं होगा, तो 100 था 100 ही रहेगा। लेकिन अगर फोर्स चेंज कर दिया जाए, फोर्स 0 ना रखा जाए, फोर्स लगा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा? मोमेंटम बदल जाएगा। मैटर समझ में आया? इसलिए क्या कहते हैं हम कि फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसी को मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोमेंटम P फाइनल बराबर P इनिशियल बराबर, मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं इसे। मतलब इसे हम P फाइनल और P इनिशियल को हम बराबर कब बोल सकते हैं? जब फोर्स 0 हो। यही बात ध्यान देना है, हम वहीं P फाइनल P इनिशियल बराबर बोल सकते हैं जहां पे फोर्स 0 हो, वहीं, और कहीं पे नहीं, हर जगह नहीं। ठीक है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन वहीं अप्लाई होगा जहां पे नेट फोर्स 0 आ रहा हो। अगर हम इस डायरेक्शन में x एक्सिस पर, x अक्ष पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहते हैं, संवेग संरक्षण लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि x अक्ष की दिशा में कुल बल 0 होना चाहिए। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया होना चाहिए। सिस्टम का खुद का फोर्स अलग बात है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? आप कह सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई बल नहीं, चल रहा है तो उसे बाहर से मत धक्का मार दो ना। 10 से चल रहा है, 10 से चलने दो, बाहर से धक्का मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है? तो ये ऐसा मैटर होता है। तो संवेग संरक्षण तब लागू होगा जब बाह्य बल 0 होगा। मैटर क्लियर हुआ? ये ध्यान रहना चाहिए। कॉपी मारे, स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे जो भी, मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी हमने सीख लिया। ओके, तो अब अगला पॉइंट हम एक बात करने वाले हैं, नोट डाल के इसे लिख लीजिएगा। ठीक है? हालांकि जो ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उनको तो पता ही होगा, ये लग रहा हो कितनी बार बताएंगे, पर जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं शायद उन बच्चों को ना पता हो, तो उनके लिए ये चीज़ बता देता हूँ मैं कि मान लो जैसे x एक्सिस है, याद आ गया, ये y एक्सिस है, और अगर मान लीजिए ये लेंथ क्या है? L है। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ क्या है? L है, और यहाँ का एंगल दे रखा है थीटा। तो अगर मैं यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो जरा ये बताओ ये लेंथ क्या होगी? और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये लेंथ क्या होगी? तो कैसे पता करें? थोड़ी देर के, मान लीजिए ये लेंथ x है और ये आपको पता करना है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये बड़ा वाला हाइपोटेनियस होता है। तो बेस और हाइपोटेनियस बोले तो आधार और कर्ण में, आधार नहीं पता और कर्ण पता है, तो दोनों में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। वो क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो आधार बटे कर्ण। कितना हो जाएगा? आधार x है और कर्ण क्या है? L है। L इधर डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? L cos थीटा। जी हाँ, ये लेंथ कितनी आ गई यहाँ तक? L cos थीटा। तो x बेसिकली हमारा आ गया L cos थीटा। सिमिलरली अगर इसे मैं इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए y मान लूँ, अब हमें y पता करना है, तो आपको पता होगा अगर दो समांतर रेखाओं को, टू पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाए तो ये एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब इस कोण के सामने ये वाला लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन क्या बन जाएगा? साइन थीटा का रिलेशन बन जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है? y है, हाइपोटेनियस कितना है? L है। L इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ, तो y बराबर कितना आ गया? L इधर ले आओ, L sin थीटा। यहाँ से हमने क्या सीखा? y बराबर L sin थीटा आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L sin थीटा। तो यहाँ से क्या सीखा भाई? अगर इस L का कंपोनेंट लेना है तो जिधर एंगल दिया हुआ है उधर कंपोनेंट आ जाएगा L cos थीटा, मतलब उसी L में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बस एंगल जिस साइड में उस साइड का कंपोनेंट आ जाएगा। और जिस साइड में एंगल नहीं है, जैसे इस साइड में एंगल नहीं है, तो इस साइड में अगर कंपोनेंट लेना है तो क्या कर दो? sin थीटा से साथ में मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो जाएगा। तो इधर आ गया L cos थीटा, इधर आ गया L sin थीटा। यहाँ से हमारा क्या हो गया? कंपोनेंट लेने का तरीका। तो आगे से हम ध्यान इतना रखेंगे, जिधर थीटा उधर cos थीटा, इधर थीटा नहीं उधर sin थीटा, ये प्रोसेस होगा। ठीक है? ये नोट डाल के लिख लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देना चाहूंगा मैं, वर्क तो आप जानते हैं, खैर मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ। वर्क जरा बताएं क्या होता है? वर्क को हम जनरली W से लिखते हैं, तो वर्क होता क्या है?
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पता होगा यार, जानता हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं, जिसमें हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो एफ और एस के बीच का एंगल होता है थीटा। मैटर क्लियर हो रहा है? ये हमारा वर्क का फार्मूला होता है, हम पहले से जानते हैं। अगर एक कोई मतलब मान लो क्या कोई एक सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक मास m का रखा हुआ है, इसे इस तरफ की ओर मान लीजिए इस एंगल पे f का फोर्स लगा के और थीटा एंगल पे लेके जाएं और यहाँ से खिसका के यहाँ तक लेके चले जाएं, यस का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके जाके यहाँ पहुँचा दे इस ब्लॉक को, तो यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा? वर्क ए टू बी, वो क्या हो जाएगा? फोर्स तो एफ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और एफ और एस के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। एस इधर हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हुआ और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, तो वो थीटा आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो ध्यान रखने वाली बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर की ओर फोर्स हो रहा है, तो उसके बीच का एंगल थीटा, तो वो आ जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा वर्क हो गया, बात खत्म। ठीक है, पता था, जानते हैं, पर फिर भी एक बार ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपको आता है तो मतलब फर्जी चीज हो गया, अभी आगे काम तो पड़ेगा इस चैप्टर में, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया, बाकी मैं जानता हूँ आप जानते हैं, समझदार है। चलिए काम भी हो गया, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो इस तरीके से तेजी से बनाते रहिए नोट्स और आगे बढ़ते हैं। मन क्यों बहका चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो हमें दो वैरायटी का पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स, बोले तो संरक्षी बल, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो संरक्षी बल। अब इसका सेंस क्या होता है, लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण लिखो, फिर समझाता हूं। पहले उदाहरण लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल, कूलाम बल या स्थिर वैद्युत की बल भी कहते हैं कूलाम बल को ना, कूलाम बल और चुंबकीय बल, ये चारों बल जो है हमारे सिलेबस में, ये हमें आने हैं, बस इतने ही मिलने वाले हैं और कोई मिलने वाला ही नहीं है। तो संरक्षी बल ये चार हैं, आप इन्हें रेडी रखें। इनके अलावा जो भी मिलेंगे उन्हें असंरक्षी बल कह दीजिएगा, निश्चिंत होकर, बिना डरे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत। तो संरक्षी बल हो गया। अब एग्जाम्पल को हम थोड़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं मैटर सच में क्या है ना, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि अभी कूलाम फोर्स है ना, कूलाम फोर्स जो है वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, हालांकि उसके एक दो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, बट ठीक है, अभी उनके हम एग्जांपल में लेके बात नहीं करने वाले। अभी तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोलिजन। तो कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो हम उसी को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स को पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैटर क्या है, फिर उसके बाद मैं क्लियर करूंगा आपके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स में, उसके लिए एग्जांपल ले लेंगे। चार हैं, उसमें से एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने वाले हैं मित्र। गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई, कोई भी बल हो, कोई भी फोर्स हो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है भैया, अभी पढ़ा था हमने, प्रूफ किया था, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप सबसे पहले बताइए, धरती माता है तो धरती माता का एक्सेलरेशन कितना होता है, वो हमेशा नीचे की ओर होता है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हम कितना यूज कर रहे होते हैं दोस्त, कितना यूज करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कह दे कि अप्रॉक्सीमेट 10 यूज करना है तो आप 10 यूज कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। जनरली होता इतना है, अगर क्वेश्चन में बोल दे तो आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, और कुछ खास बात नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कोई मास m है, तो उस पर नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो नीचे की ओर एक फोर्स भी लगेगा। अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m एक्सेलरेशन g, मतलब F इक्वल टू mg का फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। मैटर क्लियर हुआ? ओके, अब इस पे एक तुरंत एग्जांपल लेते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है इसको हम क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए ये रहा ग्राउंड
और ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी है मास m की, और इसे एक हाइट तक हम लेके जाएं h हाइट तक, इस बॉल को उठा के यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाए, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, m को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाएं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क किया हमने? A से B तक ले जाने में वर्क कितना किया? A से B, हमने नहीं, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? तो ग्रेविटी किधर लगेगा भाई साहब? नीचे लगेगा mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की ओर। फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बना? 180 डिग्री का एंगल बना भाई साहब। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा लिखता हूं, वर्क का फार्मूला क्या होता है? ए से बी को हम जा रहे हैं, तो क्या होता है फार्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट। अभी भी हमने बात की थी। तो फोर्स कितना लग रहा है? mg नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की ओर h, और एंगल दोनों बीच कितना बन रहा है? 180 डिग्री, एक नीचे एक ऊपर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो वर्क कितना आ गया? माइनस mgh। ये हमारा वर्क हो गया। ये तो क्या हो गया? यहां नीचे से ऊपर तक सॉरी, नीचे से ऊपर तक जाने में, और ऊपर से नीचे तक लौट के आने की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? वर्क कहाँ? B से A। अब मैं बोलूं बॉल ऊपर जाएगी तो नीचे तो गिरनी तय है, तो बॉल बाद में नीचे गिरना शुरू होगी, तो जब नीचे गिरना शुरू होगी तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h तय करेगा। तो जब ऊपर गया था अब नीचे लौट के आएगा, तो वही मास जब नीचे लौट के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट h नीचे की ओर, और फोर्स बल भी नीचे की ओर। अब दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो वर्क का फार्मूला क्या आएगा? फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h, फिर h लौट के आ रहे हैं, और एंगल कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री। आ भी नीचे रहे हैं, फोर्स भी नीचे है, तो एंगल कितना? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 0। तो cos 0 आ गया। cos 0 वैल्यू होती है 1, तो वर्क कितना आ गया? mgh आ गया। तो अगर मैं पूछूं वर्क टोटल कितना हुआ? A से गए और A को लौट के आए, A से A को टोटल वर्क कितना हो गया? तो कितना हो गया? जोड़ लो, क्योंकि वर्क क्या है? इसमें वर्क में डायरेक्शन नहीं होता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। देखो हम क्या करते हैं, वर्क को हमने कैसे डिफाइन किया था? वर्क को हमने वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर। जिन क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर आएगा, और जिनका स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसमें दिशा नहीं है, सीधे जोड़ो, काम खत्म करो। एनर्जी है तो जोड़ो, खत्म करो। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये वर्क और ये वर्क सीधे जोड़ लेना, दिशा उसा देख के नहीं जोड़ना है। यहाँ से आ रहा -mgh, ये भी उठा लो, टोटल निकाले ना। यहाँ से यहाँ गए और लौट के आए, तो A से A को चले आए, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आ गए, तो टोटल कितना हुआ? तो -mgh, और ऊपर से नीचे आए तो +mgh, गए तो -mgh, लौट के आए तो +mgh, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट पर लौट के आए तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब वही बन गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, तो वर्क कितना? 0। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करता है। जब एक ही जगह पे आ गए तो वर्क 0 हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा सर्कुलर पाथ पे वर्क क्या होता है? 0 होता है। जिस पॉइंट चलेंगे अगर वही लौट के आएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क 0 करेगा, लेकिन अगर वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वो वर्क 0 नहीं करेगा। यही उसकी पहचान है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का सर्कुलर पाथ पे वर्क 0 नहीं होता। वो पाथ पे डिपेंड करता है, जितने लंबे रास्ते से जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है कि चाहे जितना बड़ा रास्ता हो, अगर सर्कुलर है, जहां चले वहीं लौट के आ गए तो वर्क 0 हो जाएगा। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया? कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ले लिया। जहां चले वहीं लौट आए तो वर्क क्या हो गया? 0 हो गया। ये पहचान हो गई कंजर्वेटिव फोर्स की। क्लियर? चलिए, तो ऐसे और भी स्प्रिंग फोर्स है, या अपना कूलॉम फोर्स तो है ही है, अभी आगे मिलेगा ही मिलेगा। कूलॉम फोर्स हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स, इन सारे फोर्स क्या होते हैं? हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। 4 ही हैं, जिसके बारे में अभी यहाँ में स्प्रिंग फोर्स के और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है। एक हो गया, दूसरा भी मिलेगा, आगे हम बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। असंरक्षी बल, संरक्षी बल हो गया, तो अब असंरक्षी बल की बात कर लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन असंरक्षी बल। मित्र क्या है असंरक्षी बल? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वही वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा। जितना लंबे रास्ते से जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना लाइन लिख लीजिएगा कि असंरक्षी बल द्वारा किया कार्य पथ पर निर्भर करता है। मैटर क्लियर है? ओके, एग्जांपल
एग्जांपल लिखेगा इसमें, टेंशन फोर्स हो जाएगा, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, या क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, तनाव बल, अविलंब बल या घर्षण बल, तमाम जो भी आएंगे, मतलब उन चारों को छोड़ दो, जो भी दिख जाएगा आपको उसको क्या समझ लेना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैटर क्लियर है? तो ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल थे, मैं इसमें थोड़ा सा दिखा। फ्रैक्शन फोर्स का फार्मूला याद है आपको थोड़ा बहुत? फ्रैक्शन फोर्स का फार्मूला मैंने बताया था आपको, म्यू इनटू एन होता है। तो अगर इसके लिए एग्जांपल लेके देखें, देखिए वो ये वही एग्जांपल समझिएगा जो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रहा हूं कि पाथ पर निर्भर करता है, ये बात कैसे क्लियर होगी। वहां पे तो हमने देखा था नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए तो वर्क जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ जीरो होगा कि नहीं, जहां चले वही लौट के आए, तो इसमें अगर जीरो हो गया तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, और जीरो नहीं हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। जीरो हो गया तो संरक्षी हो जाएगा, जीरो नहीं हुआ तो असंरक्षी हो जाएगा। तो चेक करके देख लेते हैं। तो ये आप जो फ्रैक्शन का फार्मूला जिनको आता है फ्रैक्शन चैप्टर, वही इसको देखें, अदरवाइज नहीं भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने मैटर तो बताया दिया कि वही चार हमारे कंजर्वेटिव है, उसके अलावा सब नॉन कंजर्वेटिव, तो उससे भी आप याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लो मास है अपना 2 kg का मास है, तो 2 kg का मास है, नीचे क्या लगाएगा mg, mg कितना हो जाएगा, m तो 2 है और g धरती माता मान लो 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन नीचे की ओर हो जाएगा, और ऊपर नॉर्मल फोर्स, तो n इक्वल टू mg आ गया, तो हमें नॉर्मल मिल गया, नॉर्मल के लिए मिल गया कितना 20 न्यूटन फोर्स। और अगर मान लीजिए इसको यहां से खिसका के यहां तक ले आया गया, पॉइंट ए से लेके बी तक लेके गए, यहां से खिसका के यहां की ओर लेके आ गए, मान लीजिए कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, यहां से यहां तक खिसका के लेके गए, तो सबसे पहले, और इसका सरफेस का जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.2 दे रखा है, तो फ्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बताइए। अगर सिस्टम इधर जा रहा है तो फ्रैक्शन फोर्स पीछे की ओर लेगा, और कितना लेगा, म्यू इंटू एन लग जाएगा, म्यू इंटू एन लग जाएगा, म्यू कितना है 0.2। ये वही बच्चे सीखेंगे जो फ्रैक्शन फोर्स पढ़ चुके हैं चैप्टर, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एग्जांपल नहीं भी आएगा तो भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चैप्टर समझ में आएगा। नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स हमारा 20 न्यूटन, यहाँ पे रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 न्यूटन, तो फ्रैक्शन फोर्स हमारा बन गया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है, लेके जाना है 5 मीटर, ठीक है, थोड़ी सी खांसी आ रही है, सॉरी, तो 5 मीटर लेके जाना है। तो बताइए ए से बी तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा दोस्त, ए से बी तक ले जाने में वर्क कितना पड़ना पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा फार्मूला होता है, एफ लग रहा है पीछे की ओर, कितने का 4 का रख दिया, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, 4 से पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 का, एंगल कितना हो रहा है दोस्त कॉस थीटा, थीटा बोले तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल कितना हो 180 डिग्री, अब 180 डिग्री का एंगल है, रख दो यहाँ पे लगे, cos 180 डिग्री आ गया, कितना हो गया मित्र ये 5 चौक 20, cos 180 की वैल्यू होती है -1, -20 जूल हो गया वर्क हो गया -20 जूल जाने में, ए से बी को जाने में, ये कहाँ हो गया ए टू बी हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ अब बी से ए को लौट के आ रहे हैं, तो बी से ए को लौट के आने में वर्क कितना हो जाएगा, बी टू ए, बी से ए को लौट के आने में वर्क कितना होगा, तो यहां से यहां तक आने में सोचो, अब जब इधर से इधर को लेके आओगे 5 मीटर, यहां से यहां लेके आओ, तो अब जिधर की ओर जाते हैं फ्रैक्शन उसके अपोजिट में लगता है, तो फ्रैक्शन इधर लगेगा, वही फ्रैक्शन लगेगा कितना 4 न्यूटन का पीछे की ओर लगने लग जाएगा इधर। अब इधर की ओर लेके आ रहे हैं तो फिर से अगेन क्या, फोर्स 4, डिस्प्लेसमेंट 5, और एंगल फिर से कितना 180, क्यों, क्योंकि फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल फिर से 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 फिर से आ जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा -20 जूल ही तो आएगा। तो अगर नेट वर्क निकालें, वर्क नेट दोनों को जोड़ लो, -20 और -20 कितना आ गया, -40 जूल आ गया। यहां से क्या सीखा, इसमें तो ऐड हो गया, -20 -40 हो गया, जीरो नहीं हुआ, तो क्या सीखा कि ए से गए और ए को लौट के आए तो वर्क जीरो नहीं हो रहा है, वर्क जीरो नहीं हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क जीरो हो, जहां चलो वहीं लौट के आओ और वर्क जीरो हो जाए तो कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और जहां चलो वहीं लौट के आओ वर्क जीरो ना हो तो कौन सा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेसिक डिफरेंस है पहचानने का, एग्जांपल लेंगे तो आपको खटाक से फील हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहां तक तो मैटर क्लियर हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़नी चैप्टर में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया जा सकता है। आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रोटी खाते हैं जिस रोटी में 100 जूल की एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी है, तो उसे खाने के बाद आपके पास 100 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना और आ गया या कितना लॉस हो गया वो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कितना है पहले से बॉडी में वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो हम क्या बात करने वाले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लिखेंगे डेल्टा यू से। और इसे कैसे डिफाइन किया गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा डिफिनीशन इसकी क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी को कहते हैं, मतलब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है तो क्या कर दो आप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल दो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव, सी से कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव सॉल्व कर देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस इतनी सी डिफिनीशन है, ज़्यादा सोचने की इसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, हम आगे इसके बारे में बार बार बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा, वर्क एनर्जी, इतना ही जरूरत है, पोटेंशियल एनर्जी इतना ही है ही। क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत सारा लगा सकते हैं, इतना ही, तो ज़्यादा लोड मत लेना, सारे क्वेश्चन इससे उड़ जाएंगे, देखना। मतलब IIT लेवल तक के जो भी क्वेश्चन होंगे सब इसका इतना ही है, तो क्या आ गया, थोड़ी ना मिलने वाला कुछ। सुने भाई, तो अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है मित्र, इन्होंने ऐसा कहा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, जितने भी फोर्स हैं उन सभी से करने वाला वर्क, क्या बोलेंगे, वर्क बाय ऑल फोर्स। अच्छा से लिख देता हूं, वर्क क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुनो ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कहते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी कहते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या, ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कहने चाह रहा हूँ उसको सुनेंगे तो फील आ जाएगा, इसे रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे मान लो कि आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, उससे पहले एक और छोटी सी बात, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये फार्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, हालांकि याद भी होगा मैं जानता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। इट मींस अगर कोई एक बॉडी है जो 20 kg की, मान लो कितनी, 20 किलो की है, और वो दौड़ रहा है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लो कितनी की, 20 की बॉडी है, 20 kg की, और वो आगे की ओर कितने 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m मतलब 20 और v² मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये मर जाएगा, कितना जाएगा 1000 जूल एनर्जी आ जाएगी। इस बॉडी के पास इतनी एनर्जी है, हमें पता चल गया, ये ऐसे डिफाइन होता है एनर्जी, ठीक है। अब सोचो अगर कोई बॉडी ऐसे 20 kg के 10 मीटर पर सेकंड आगे की ओर बढ़ रही है, तो अब इसी से बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी क्या कर दो, बाहर से कोई जा रहा था ऐसे, आपने पीछे से धक्का मार दिया, एक कंटाप लगाया तो धक्का अगर मार दिया तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने धक्का दे दिया ना यार, तो धक्का लगाने से स्पीड बढ़ जाएगी। तो 10 से हो सकता है 20 हो जाए या 15 हो जाए, जो भी करके हो जाए, कुछ तो इंक्रीजमेंट हो ही जाएगा। ध्यान सुनिएगा, आपने जो फोर्स लगाया उस कारण से क्या हुआ, उसके पास एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आ गया। धक्का लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, नॉर्मली जो हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल गया, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आया, वो आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण आया। तो आपने एक फोर्स लगाया, उसके कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आया, तो वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण आया है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या वर्क हो गया, ये आपने जो वर्क किया वो है एक्सटर्नल वर्क धक्का मारने में। अभी इस वर्क के कारण क्या होगा, उसके पास स्पीड बढ़ गई, और स्पीड अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आया। तो जो आप एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरीके से लगा सकते हैं आप, तो चाहे जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अगर आप सिस्टम पे अप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, जितने फोर्स हैं उन सभी ने जो वर्क किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे जो वर्क हुआ वो वर्क क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक, डेल्टा मतलब चेंज,
और काइनेटिक एनर्जी तो लिखा ही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मतलब हमने जो वर्क किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बस इतनी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम जो भी काम करेंगे उसी से उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब क्लियर है? इसका बेसिक शॉर्ट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मिटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लें, देखिएगा ध्यान से, देखते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लें, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो भैया सुनो, हमने अभी बताया वर्क डन बाई ऑल फोर्स, वर्क डन बाई ऑल फोर्स, बाई ऑल फोर्स क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो चाहे कुछ भी हो, अगर डेल्टा फाई लिखा है तो उसे आप क्या लिखोगे? फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ही तो लिखोगे, तो वही यहाँ अप्लाई होगा। अगर वर्क डन बाई ऑल फोर्स है तो फोर्स कौन कौन है? कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या कुछ और भी हो तो ठीक है, डॉट 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 वगैरह वगैरह हमसे नहीं लेना देना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई सिस्टम ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा बॉडी सिस्टम मिल जाए आपको जिसमें जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण वर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इफ अगर ऐसा मिलेगा तभी ध्यान दीजिएगा, तभी वहीं पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, जब इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो, या कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो उसके कारण भी वर्क डन क्या हो? जीरो हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो उसके कारण भी क्या है? वर्क डन जीरो हो। बस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो ना हो, एंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या और कोई फोर्स है इसका वर्क डन जीरो हो, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। कैसे? तो वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अभी भी हमने पढ़ा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वो लाके यहां पुट कर दो तो अगर पुट करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा यू प्लस, ये तो सब जीरो 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 खत्म क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ फिनिश्ड, इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा भैया? ध्यान देखो, u जिसे क्या लिखा है, ये डेल्टा फाइव इक्वल टू फाइव माइनस फाइव इनिशियल, और अगर इसी के आगे माइनस लगा दूं तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, मतलब आगे वाला पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा। फाइव इनिशियल माइनस फाइव फाइनल, क्योंकि माइनस आगे लगा दिया तो इनिशियल वाला आगे हो जाएगा, फाइनल वाला पीछे, क्योंकि जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होना चाहिए, लेकिन उसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनिशियल आगे आ जाएगा और फाइनल पीछे हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। और यहाँ क्या हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब अगर ऐसा हो गया तो यहाँ निपटा देते हैं बाकी पार्ट। ध्यान देखिएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल इधर माइनस में इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा, इधर यू इनिशियल पहले से है तो हो जाएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू, के फाइनल इधर पहले से, यू फाइनल इधर माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा यू फाइनल प्लस के फाइनल, और इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आया? मतलब शुरुआत में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्रारंभिक बराबर स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा अंतिम। मतलब इसे क्या कहते हैं? टोटल, ये क्या होगा? टोटल एनर्जी, शुरुआत की टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं इसे, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी, और इसे हम ई से लिखते हैं, तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये हम तभी कह पाएंगे जब हमारा ये हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो हो और कंजर्वेटिव जिंदा हो, तब हम इसे बोल सकते हैं कि शुरुआत की ऊर्जा और अंत की ऊर्जा बराबर होगी। तो ध्यान देने वाली बात इतनी सी रहेगी कि अगर ये है तो ही ये बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। मैटर क्लियर हुआ? तो ये ओवरऑल इसका कंक्लूजन था। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, और एक और चीज बताना दूं, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हमने देख ही लिया। ये जो यू है इसके बारे में थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, ताकि क्या है ना चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे बेसिक हम कवर कर लेते हैं ना, 2 पॉइंट छोटे छोटे, फिर हम चैप्टर में एंट्री मार लेंगे बेटा आराम से, ठीक है? तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो ध्यान दो, लिख लो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स, हालांकि आप जानते हो कि क्या है, अगर मान लो एक ऐसा स्प्रिंग है,
ठीक है, ऐसे नेचुरल लेंथ में यहाँ तक है, ऐसे नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग है एक, और हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा ऐसे खींच दिया और यहाँ तक लेके चले आए, खींच के यहाँ से यहाँ तक लेके चले आए। तो इसमें क्या हुआ, कुछ फैल गया ये स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग को अगर आप सॉरी अगर स्प्रिंग को आप बाहर की ओर खींचते हैं तो जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे वैसे क्या आपको और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि आप खींच पाए उसे बाहर की ओर। स्प्रिंग खुद अंदर जाना चाहती है, मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर देते हैं तो स्प्रिंग उसे अंदर की ओर खींचती है, मतलब स्प्रिंग का फोर्स किधर है, अंदर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, बाहर। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और जैसे जैसे आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका सेंस कह सकते हैं जैसे स्प्रिंग में जैसे जैसे स्प्रिंग फैलती जाएगी, एक्सपेंशन बढ़ेगा, वैसे वैसे फोर्स भी, स्प्रिंग रोकेगा अपने आप को, नहीं फैलने नहीं दूंगा, रोक रहा हूं, वैसी कंडीशन आएगी। तो स्प्रिंग खुद को फैलने से रोकेगा कब, जब आप उसे ज्यादा बाहर की ओर खींचते जाएंगे। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग पीछे की ओर रोकने की ताकत भी बढ़ाएगा, एफ स्प्रिंग फोर्स, एफ एस मतलब एफ स्प्रिंग। तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स इधर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर हो रहा है, मतलब खींच रहे हैं बाहर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हुआ बाहर की ओर, फोर्स अंदर की ओर है, इसलिए हम माइनस लगा देते हैं, जो कि डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, हर जगह आता है तो यहाँ भी आएगा। तो एक कांस्टेंट आता है, इसे हम लिखते हैं के एक्स, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये तो आ गया डायरेक्शन के साथ, लेकिन हम आगे जब यूज करेंगे फार्मूला स्प्रिंग फोर्स का तो हम सिर्फ यूज करेंगे के एक्स, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड, हम केवल परिमाण बताएंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे, हम दिशा को खुद से बताएंगे। इसमें देखेंगे पीछे की ओर लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है, हाँ, और फार्मूले में हम सिर्फ डायरेक्शन का, बिना डायरेक्शन के यूज किए परिमाण का यूज करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानकारी थी, ये हमने लिख लिया। अब थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, एक और खास बात है, ये कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आप चैप्टर में स्टार्ट कर सकते हैं, कल कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा पॉइंट और, भाई साहब, ये मान लो ग्राउंड है आपका, क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। एक बॉल को आप यहाँ से मास m का उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके चले जाते हैं h हाइट तक। तो जब मास यहाँ पहुँच जाएगा तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी ये बताना है, और यहाँ जब नीचे हैं तो एनर्जी कितनी ये बताना है। और अगर यहीं से हम h हाइट गहराई में चले जाएँ तो यहाँ पर ये बॉल अगर पहुँच जाए लेके तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। ये क्या है, ग्राउंड है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब जहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे आप जहाँ पे हैं, आप सोचिए कमरे में अगर बैठे हैं तो कमरे का ग्राउंड, अगर मैं बोलूँ छत की लंबाई कितनी है, मतलब दीवार की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलोगे 2 मीटर। तो 2 मीटर आपने कैसे डिफाइन किया, ग्राउंड को आपने 0 माना, वहां से ऊपर 2 मीटर, मतलब ग्राउंड को आपने रेफरेंस माना 0। नीचे पूछूंगा तो आप माइनस में बताओगे, ऊपर पूछूंगा तो आप प्लस में बताओगे। तो ग्राउंड यहाँ पे क्या रेफरेंस है, जमीन क्या है, रेफरेंस है, उसके आधार पे आप ऊपर और नीचे की दूरियां बता रहे हैं। मतलब समझ में आया? तो वैसे यहाँ पे ऊपर की ओर तो प्लस, नीचे की ओर तो माइनस। तो अभी हमने बात, पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क क्या होगा, अगर ए से बी तक ले जाना हो तो वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क कितना पड़ेगा, किसको, कंजर्वेटिव फोर्स को, क्योंकि नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। अभी हम ए से बी को जा रहे हैं, तो ए से बी को जा रहे हैं, कौन, कंजर्वेटिव फोर्स। mg क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया आपको संरक्षी बल है, संरक्षी बल द्वारा वर्क देखते हैं। तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो दोनों के बीच बना एंगल 180, तो आ जाएगा cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा -mgh। ये आ गया ए से बी तक जाने में मैटर। क्लियर? और हमें पता है ए से बी तक जाने में अगर मैं क्या करूं, ये रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन जैसे क्या हुआ, अब हाइट ही नापना था तो आपने बोला दीवार की हाइट जो है 2 मीटर है, तो आपने ग्राउंड को 0 माना ना, तो इसीलिए रेफरेंस लाइन की एनर्जी को हम क्या मानते हैं, हमेशा 0 मानते हैं। तो अगर रेफरेंस लाइन की एनर्जी 0 हो गई तो आप 2 मीटर हाइट पर जाने पे कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी, चेंज कितनी हो गई, नीचे 0 है तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर यहाँ की एनर्जी बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 था तो यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके जाए, ये 0 था का मतलब ये है कि हम इसे 0 मान के चलते हैं। रेफरेंस लाइन पे हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेंगे। क्यों लेंगे, अभी अगले क्षण पता चल जाएगा। सोचो यहाँ से अगर यहाँ तक हम लेके जाएं तो कितना वर्क तो इतना हुआ, और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव आर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये रहा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये रहा भैया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो हमने निकाल लिया है, अब उसी के आगे यहाँ पे लाके रख दो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, -mgh ला के रखोगे तो यहाँ पहले से -1 माइनस वहाँ से माइनस प्लस mgh। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एनर्जी आई कितनी आई, +mgh आई। अब सोचो h क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है,
अब अगर हाइट h है तो आया mgh, और अगर हाइट क्या यहीं ले आओ रेफरेंस लाइन पे, तो हाइट 0 हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ऐसा बोल सकते हो आप समझने के लिए। और अगर वहीं नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओगे तो कितना आ जाएगा, अब ऊपर गए थे प्लस में तो नीचे आएंगे तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा h, ऊपर गए तो प्लस h, नीचे जाएंगे तो माइनस में, तो mg और नीचे गए तो माइनस h, तो क्या बन गया माइनस mgh। तो हम कह सकते हैं ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस mgh और नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया माइनस mgh। एक और छोटी सी बात है वो भी यहीं पे लिख लेता हूं मैं, कि अगर मान लो एक स्प्रिंग है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है, और फिर क्या किया हमने इस स्प्रिंग को खींच के थोड़ा सा लंबा कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। मान लो ये नेचुरल लेंथ से क्या हुआ x एक्सपेंशन हो गया, तो जो नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल यही रेफरेंस लाइन बन जाएगा, और यहाँ पे एनर्जी कितना भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जब नेचुरल लेंथ से हम आगे खींच के x डिस्प्लेसमेंट कर दिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k दिया रहेगा हमेशा में तो अगर यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके चले जाते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, U इक्वल टू हो जाती है हाफ kx स्क्वायर। जो स्प्रिंग यक्स एक्सपेंड हो चुकी है उसके पास एनर्जी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी सोचो, आपने स्प्रिंग को पकड़ा और खींचा बाहर की ओर, तो फोर्स लगाया बाहर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ बाहर की ओर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक वर्क हुआ, मतलब आपने एक वर्क किया, तो जब वर्क किया और छोड़ दो तो स्प्रिंग खचाक से वापस जाएगी, और वापस जाने का मतलब क्या हुआ, उसके पास एनर्जी थी तब वापस गया, एनर्जी नहीं होती तो वहीं रह जाता, एनर्जी थी इसलिए वापस गया। इसका मतलब हमने जो वर्क करके उसे बाहर की ओर खींचा था वो उसके पास एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया था और उसी से वापस खचाक गया। तो हम कह सकते हैं जब स्प्रिंग x डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर किया गया तो उसके पास एनर्जी कितनी हो गई हाफ kx स्क्वायर। ये प्रूफ होता है और प्रूफ मैंने काइनेमेटिक्स में प्रूफ करवाया भी है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है काइनेमेटिक्स कहीं तो प्रूफ करवाया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में साथ प्रूफ करवाया, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में प्रूफ करवाया है तो उसका प्रूफ आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज इस चैप्टर में आपका सिर्फ फार्मूला याद रहेगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूफ वैसे भी कहीं नहीं आने वाला है, जिसे आप कुछ समझने के लिए देख सकते हो तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस फार्मूले को भी याद रखना है कि अगर कोई स्प्रिंग यक्स एक्सपेंड हो जाती है तो उसके पास टोटल इतना जो है एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। मैटर क्लियर हुआ? चलो तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो तुरंत इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शानदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मजा आ जाए, दिमाग खुल जाए कि इसका कैसे यूज होने वाला है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इन सबका यूज कैसे होता है उसके लिए हम तुरंत के तुरंत जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लल्लू सवाल। जैसे मान लीजिए क्या है, ऐसे कोई एक ग्राउंड है, ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या किया हमने, एक इस तरीके से एक सरफेस ले लिया, ठीक है, ये कैसा है, सर्कुलर है, ये सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ सामने एक बॉल है जिसका मास m है और इधर की ओर जो है 4u वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ये सामने की ओर आ रहा है और ये सामने की ओर जा रहा है u वेलोसिटी से, जिसका मास कितना है मान लेते हैं 4m है, इस तरीके से, भारी है, बड़ा है तभी तो आएगा। अब ये तेज है तो आगे इस पे चढ़ना शुरू कर देगा, अब जब चढ़ना शुरू करेगा तो जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ेगा तो स्लो होगा। अब जैसे आप क्या करते हैं, जैसे किसी चीज को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो होती है, पत्थर का टुकड़ा ऊपर की ओर उछालो तो धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं जाके रुकता है और फिर लौट आता है, तो कोई चीज अगर ऊपर की ओर जाएगी धीरे धीरे स्लो होगी फिर लौट आएगी, तो वैसे क्या होगा, ये भी चढ़ते चढ़ते जाएगा और धीरे धीरे लौट आएगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, आपको बताना है कि जब इस पे चढ़ना शुरू हो जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि चढ़ते 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 क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे, इनकी और इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये आके चोट मारेगा इसे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और चोट मारेगा तो इसे भी ये एक्शन रिएक्शन, तो इस पर भी रोकने के लिए फोर्स लगेगा, इसके स्पीड बढ़ाने के लिए, तो एक स्पीड बढ़ाएगा और स्पीड रोकेगा, तो इसकी स्पीड स्लो होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो कभी ना कभी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो जब कॉमन हो जाएगी तो कॉमन स्पीड क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है ना, दोनों की कॉमन स्पीड बतानी है, ठीक है, कॉमन स्पीड बतानी है, पहला क्वेश्चन है ना, फाइंड कॉमन स्पीड ऑफ सिस्टम, दोनों सिस्टम का कॉमन स्पीड क्या होगा वो बताना है। और दूसरा, जब ये क्या होगा, चढ़ते 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 जहां पहुंचने के बाद, मान लो यहां पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कॉमन हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या सेम स्पीड हो जाती है, तो कॉमन स्पीड जब हो जाती है उस समय ये कितनी हाइट चढ़ चुका होगा, मैक्सिमम हाइट भी बतानी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ मास m, मैक्सिमम हाइट ऑफ मास m, मास m इस पर कितना मैक्सिमम हाइट तक चढ़ जाएगा, मतलब बस सिंपल सवाल है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, बस उसी के लिए मैं दे रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस पर एग्जाम्पल ले लिया है, सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन मैं करके बता रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। सोल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों
सिस्टम का, मतलब क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन आप बना लो, फिर मैं डायग्राम दोबारा आप बना लीजिएगा, सोल्यूशन के लिए दूसरा डायग्राम बना लीजिएगा, बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। तो अगर ये जो मास m है इस पे इंक्रीज चढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा, तो धीरे धीरे चढ़ जाएगा इस पे, और जब इस पे चढ़ेगा उस सिचुएशन में, इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? अगर इन दोनों बॉडीज को मिला के एक सिस्टम मान लिया जाए, इन दोनों बॉडीज को मिला के एक सिस्टम मान लिया जाए, तो कुछ देर बाद क्या दिखाई देने वाला है, सोचिएगा आराम से। कुछ देर बाद आपको ये दिखाई देगा कि ये ग्राउंड था हमारा, और ये बॉल यहाँ से चढ़ के मान लो यहाँ कहीं तक ये आ जाती है, यहाँ तक चढ़ते चढ़ते यहाँ कहीं तक आ जाती है। तो चढ़ते चढ़ते अगर यहाँ तक कहीं आ जाती है तो चढ़ते चढ़ते कहीं रुकेगी ना, तो मान लो यहाँ पहुँच के रेस्ट पे आ गई, कहाँ आ गई? यहाँ पहुँच के रेस्ट पे आ गई। तो जब रेस्ट पे आएगी तो क्या होगा? ब्लॉक पे ये जो 4m का ब्लॉक है इस पर ये रेस्ट पे आ गई है, ओके। तब ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगी, मतलब यही एच मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, इससे ऊपर अब चढ़ नहीं सकता। चढ़ते चढ़ते जब रुक जाएगा तब वहीं रुक जाएगा, अब उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई। एक तो हमें ये मैक्सिमम हाइट पता करनी है। दूसरी बात, जब आते आते यहाँ पे रुक गया, तो रुक गया का मतलब क्या हुआ? इस बेज पे ये रुक गया है, बाकी बेज तो नीचे चल ही रहा है ना, वो तो फ्री है चलने के लिए, तो चल ही रहा है। तो जब ये चल रहा है तो जो बेज चल रहा है उसके ऊपर ये रखा हुआ है। आप मान लो एक कार है, कार में आप बैठे हो तो कार चल रही है, तो इसका सेंस ये हुआ कि जो स्पीड आपकी है वो स्पीड कार की भी है, मतलब कार की स्पीड और आपकी स्पीड सेम हो गई, क्योंकि आप कार के अंदर बैठे हैं। तो जब चलते चलते आके यहाँ ये रुक गया, तो रुकते जैसे रुका उसी क्षण इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि आप कार के अंदर रुक गए हैं तो आपकी वेलोसिटी सेम हो गई। अब कार के अंदर दौड़ने लगेंगे तो आपकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी, कार की वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो चलते चलते जब आप यहाँ आके रुक गए तो ये सिस्टम पूरा, ये कार हो गया समझ लो, और आप यहाँ बैठ गए हैं, तो क्या हो गई? कॉमन वेलोसिटी हो गई। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तभी कॉमन वेलोसिटी भी होगी, तब क्या हो गई? वी कॉमन। इसकी भी यही वेलोसिटी होगी और इसकी भी यही वी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? एक्स डायरेक्शन में। सोचो अगर बॉल यहाँ आ जाती है तो क्या लग जाएगा? नॉर्मल फोर्स इधर लग जाएगा। सोचोगे अगर नॉर्मल फोर्स इधर लग जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स इधर और नॉर्मल फोर्स इधर दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, ध्यान समझिएगा। अगर नॉर्मल फोर्स इधर भी लग रहा है और नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में कुछ नहीं, क्योंकि जो जितना कंपोनेंट इधर आएगा उतना ही कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों का इधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर नीचे में लगे भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? वाई डायरेक्शन में अगर लग भी रहा है कोई फोर्स तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स न लगे, क्यों? क्योंकि हम यक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहते हैं, और यक्स डायरेक्शन में लगने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से कोई धक्का नहीं मारा गया, ये दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए, बस। मैटर क्लियर हो रहा है? तो मतलब यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये शुरुआत की सिचुएशन है और ये बाद की सिचुएशन है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन है ये, ओके। तो हम क्या लगाने जा रहे हैं? क्योंकि यक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, यहां से हमने क्या देखा? हम पा रहे हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम कह सकते हैं P इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू अंतिम संवेग, फाइनल मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन। क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जब फोर्स 0 होता है तब मोमेंटम चेंज नहीं होता, मैंने प्रूफ करवा दिया ये बात, तो चेंज नहीं होते हैं। तो शुरुआत का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मोमेंटम P इक्वल टू mv, तो इसका क्या हो जाएगा? 4u इंटू m इंटू v, m कितना? m ही है, और v कितना हो जाएगा? 4u, तो 4u हो गया, इसका मोमेंटम लिख लिया हमने, प्लस इसका तो हो गया। अब इसका भी तो मोमेंटम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ना है, ये दोनों मिला के एक सिस्टम है, तो इसका मोमेंटम हो गया, प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4m इंटू यू, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जोड़ लो, प्लस 4m इंटू यू, इसका भी आ गया 4mu, इसका भी आ गया 4mu, दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए जोड़ लिया। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो एक जोड़ना पड़ता, दूसरा घटाना पड़ता, डायरेक्शन सेम था तो जोड़ लिया। ये तो हो गया शुरुआत का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या? ये फाइनल कंडीशन है, जब दोनों एक सिस्टम हो गए, एक साथ में हो गए, तो 4m प्लस m 5m हो गया, और एक ही वेलोसिटी चल रहा है तो vc, ये पूरा 5m vc वेलोसिटी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5m और वेलोसिटी हो जाएगा vc, तो 4 कितना हो जाएगा? 8mu इक्वल टू 5m इंटू vc, m से m मर जाएगा, 5 नीचे लेके चले जाओ, तो vc इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8u/5। ये आ गई हमारी वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी निकालनी थी, हमने पहला सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, सॉल्यूशन नंबर 1 हमारा बन गया। स्क्रीन पोस्ट करिए, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं तुरंत मिटा के इसको आगे अगला पार्ट लगाता हूँ इसका, कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक चढ़ेगा, ठीक है? ओके, 1 2 3 कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर मिटाऊंगा मैं यही पार्ट। तो एक चीज तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? कि जो कॉमन वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 8u/5।
कॉमन वेलोसिटी इतनी आई 8u/5 आ गई। अब हम क्या लगा लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए क्या है भैया सिस्टम में, कि हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, पहले लिख देता हूं। U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल अप्लाई करने वाला हूँ। ये अप्लाई हम कब कर सकते हैं, जब एक्सटर्नल मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का तो वर्क जिंदा हो लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क मर जाए। मैंने बताया था ये सर्कुलर पाथ है ना। अब अगर बॉल इस पर चढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की ओर, मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर और नॉर्मल फोर्स इधर की ओर है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और नॉर्मल फोर्स इधर है तो एंगल कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स मतलब रेडियस के डायरेक्शन में हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो वर्क का फार्मूला होता है Fs cos थीटा, और थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 वैल्यू होती है 0, तो वर्क हो गया 0। तो जो नॉर्मल फोर्स का वर्क आ गया 0 आ गया, और कोई फोर्स है भी नहीं, नॉर्मल फोर्स डिस्टर्ब करने वाला, तो उसका वर्क 0 हो गया। अच्छा mg सोच रहे हो कि mg है, तो mg में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जिंदा है तो अच्छी बात है, कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जिंदा रहता तभी तो अप्लाई होता है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉर्मल फोर्स था और उसका वर्क डन 0 हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और कंजर्वेटिव फोर्स जिंदा है तो और फायदा है, तो हमारा अप्लाई हो सकता है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं। ओके, इनिशियल और फाइनल मैप करना है। इनिशियल एनर्जी मतलब ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन। ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन अगर ये हो गया तो देखो अभी तो ये रेफरेंस लाइन पे रखा हुआ है। तो अगर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था mgh, तो इसकी हाइट कुछ है ही नहीं, रेफरेंस लाइन पे तो पड़ा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी, mgh h 0 इसलिए 0। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कुछ होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसकी हाइट कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर शुरुआत में इसकी कोई हाइट होगी तो mgh इसका कुछ आएगा तो वो लाके यहाँ रखेंगे, तो बाद में भी तो वही आएगा हाइट, वही हाइट इसका होगा और mgh फिर आएगा उस साइड में, बराबर के उस साइड में आएगा। अब अगर इस साइड और उस साइड दोनों रहेगा तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसे लिखो या ना लिखो। हालांकि कुछ बुक्स में आपको मेंशन ही नहीं होगा, इसकी एनर्जी लिखने के भी इसमें बताया ही नहीं गया होगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन फिर भी कट ही जाएगा, तो आप लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत जगह मेंशन ही नहीं होगा, पक्का बता रहा हूँ, बहुत जगह लिखा नहीं था, बहुत लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। तो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि कट जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन एनर्जी इसका कुछ ना कुछ तो होगा mgh, क्योंकि इस बॉडी का कोई ना कोई सेंटर मास आएगा, उसका mgh कुछ होगा, तो चाहे तो mgh यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ mgh लिखेंगे तो वही mgh इस सिस्टम के लिए भी होगा, फाइनल वाले के लिए तो इधर भी आएगा, तो जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म। तो इसलिए उसे लिखो चाहे ना लिखो, इसलिए उसे लिख भी नहीं रहा हूँ मैं। तो इसका mgh 0 और इसकी बात ही मत करो, मतलब अभी तो क्या है mgh 0 है दोनों का, ठीक है, mgh क्या है 0 है। काइनेटिक एनर्जी बात कर लेते कितना हो जाएगा, हाफ m कितना m ही है, v स्क्वायर, v मतलब 4u स्क्वायर, 4u का स्क्वायर, ये हो गया प्लस, यही लिख देता हूँ प्लस, इसका हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है, m है 4m इंटू वी स्क्वायर, वी कितना u स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल, इन दोनों की इनिशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, इज इक्वल टू फाइनल। अब फाइनल मतलब ये रहा। अब दोबारा से इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधर नहीं लिखा, इधर भी मतलब क्योंकि कटना वैसे भी तक लिखो मत। लेकिन हाँ, बाकी ये तो किसी हाइट पर चढ़ चुका है ना, एच मैक्स हाइट तक ये वाली बॉल चढ़ चुकी है, तो अब इसके पास एनर्जी आ चुकी है, तो पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, mgh, अभी बताया था ऊपर चढ़ जाओ तो mgh होता है, तो mgh मैक्स हो गया प्लस, अब 4m और m दोनों मिलके कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m कितना 4m और m मिलके 5m इंटू v कॉमन का स्क्वायर, v कॉमन कितना 8u अपॉन 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से h मैक्स मिल जाएगा, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूँ तो कितना बन जाएगा ये आ जाएगा हाफ से, आप तो पहले रुक जाओ, सभी काट देंगे बाद में, छोड़ो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 से काटेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, 8 आ गया प्लस यहाँ से 2 दूनी 4, 2mu स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28 64, 5 से 5 25, 5 में मर गया, 28 64 64, तो 23 2 7 14, ठीक है ना, सही है, 28 64 64/2 3, और फिर कितना आ जाएगा 2 3 2, सही है। और यहाँ आ जाएगा 5 से 5 मर जाएगा, एक m u स्क्वायर बाई 5, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। ओके,
तो अब ये इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा और सॉल्व कर लीजिएगा तो एच यहाँ से एच निकल आएगा। मतलब ये रहा, बाकी तो सब पता है ना, यू तो हमें गिवे नहीं था, यू पता चल गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 एम यू स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आ जाएगा -32 एम यू स्क्वायर अपॉन 5 और भाई साहब क्या आ गया एम जी एच एम मर गया। इसे सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 32, 50 में से 32 जाएगा कितना आ जाएगा 18, हाँ 18 आ जाएगा, 18 यू स्क्वायर बचेगा क्योंकि एम से एम तो बच गया अपॉन 5 इक्वल टू जी एच, जी इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में ले आए। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बाकी देख लीजिएगा है ना, बाकी सब कुछ तो आ ही गया है। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट। आई थिंक कैलकुलेशन ठीक है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, देख लेना कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत छूट गया हो तो जल्दीबाजी में हो जाता है। खैर स्पीड में पूरा करना है तो जल्दी से में करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपके हाथ में, ध्यान दीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कोई डाउट यहाँ पर? एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेता हूँ, है ना, मुश्किल नहीं है, देख रहे हो आप क्या मोमेंटम कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन नहीं तो लग रहा है, और क्या है इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना, आराम से देखो आ जाएगा, लोड ना ले, कतई बस देखते रहें आराम से। मित्रों देखिए ध्यान से। ओके, तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी ले रहा हूँ, सेम वही दोनों क्वेश्चन है इसके लिए भी, कि एक मास यम है और वेलोसिटी 2u से जा रहा है और एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और अभी ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग खैर है, अपने नेचुरल लेंथ में है, और यहाँ पे एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक और बॉल जुड़ी हुई है जिसका मास कितना है मान लेते हैं 2m है और वेलोसिटी u से जा रहा है। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, अभी जाके इसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले क्या होगा, जब जाएगा स्प्रिंग दबेगी धीरे धीरे, मतलब ये क्या करेगा, इसे चोट मारेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, जो बॉल जाके तेज जा रही है इसकी स्पीड कम होगी और उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब इसे इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा, कोई एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड इक्वल होगी, इसकी घटेगी उसकी बढ़ेगी, तो कभी तो कॉमन होंगे ना, तो दोनों जो कॉमन स्पीड में हो जाएंगे उस समय इसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है ना, वो बताना है, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बताना है आपको, और दूसरा कॉमन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन वही है v कॉमन वेलोसिटी, और दूसरा क्वेश्चन वही है कि मैक्सिमम कंप्रेशन x मैक्स कितना हो सकता है वो आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन और कॉमन वेलोसिटी आपको बताना, बिल्कुल सिंपल सवाल है, मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो चलो आप चाहें तो स्क्रीन को पोस्ट करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, और ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें। सोल्यूशन नंबर 1, भाई साहब ये तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है, जब जाके इससे चिपकेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, धीरे धीरे स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस भी होगी, तो स्प्रिंग कंप्रेस होते 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 एक ऐसा टाइम आ गया जब क्या हो गया, मान लो स्प्रिंग x कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो गई x, अब ये बॉल पीछे से आके चिपक गया, मास m का और ये 2m का है, तब क्या हो गया, इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो गई है, इसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हुई है, क्योंकि जब ये दबेगा तो दबेगा, स्प्रिंग अगर दबती है तो दोनों तरफ फैलना चाहती है, स्प्रिंग ऐसे दबाओगे तो दोनों तरफ फैलना चाहेगी, तो दोनों तरफ फैलना चाहेगी, तो चाहे एक ही तरफ से दबाई गई हो लेकिन फैलना दोनों तरफ चाहती है, हमेशा वो प्रयास करेगी। सोचो अगर दीवार में स्प्रिंग लगी हो और उसे दबा दिया गया हो और दीवार टूट जाए तो स्प्रिंग उधर की ओर फैल जाएगी, मतलब उधर की ओर भी फोर्स लगा रही है ना, तभी तो दीवार फाड़ के निकल जाना चाहती है। जी हाँ, तो स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाती है, स्प्रिंग इधर भी फोर्स लगा रही है, इधर भी फोर्स लगा रही होगी, वो अलग बात है कि सिर्फ कंप्रेशन एक ही तरफ से मिला है, लेकिन फोर्स वो ओवरऑल दोनों तरफ अप्लाई कर रही होगी। स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है kx, हमें पता है पर जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे, ध्यान सुने आगे। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो जब मान लीजिए x कंप्रेस हो चुका है, अगर x कंप्रेस हो चुका है मास m, तो अब क्या हो चुका है, कंप्रेस होते 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 दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, ये भी कॉमन वेलोसिटी और ये भी कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी से कब आएंगे, चलते 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 ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया। तो जब दोनों कॉमन वेलोसिटी आ गए हैं ना, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है। सोचो उसके पहले क्या होगा, उसके पहले आगे वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा, इधर वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो अभी और कंप्रेस होना चाहेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब जब दोनों की बराबर होगी उसके बाद क्या होगा, तो इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, आगे वाली स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फैलना शुरू हो जाएगा। तो पहले कॉमन वेलोसिटी से पहले कंप्रेस हो सकता है और कॉमन वेलोसिटी के बाद फैल सकता है, तो कॉमन वेलोसिटी पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, ये हम कह सकते हैं, सबसे अधिकतम दबा हुआ है, ये हम कह सकते हैं। समझ में आया? तो इसलिए मैं यही मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा, यही हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन और ये होगा फाइनल कंडीशन। और इस डायरेक्शन में कोई बाहर से तो फोर्स आया नहीं, यही सब अंदर से आया, स्प्रिंग फोर्स इसका खुद का सिस्टम का ही है, बाहर से तो लगा नहीं। और बाहर से अगर नहीं लगा तो हमारा एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है, और अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो हम कह सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल क्या, इन दोनों का हाफ एम बी, मोमेंटम मतलब एम बी मतलब 2 mu हो जाएगा प्लस एम बी
इसका तो कोई मास नहीं है, 2mu इसका भी हो जाएगा, 2mu हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल मतलब इसका 2m, ये भी कॉमन वेलोसिटी, 2m ये भी कॉमन वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा m और 2m मिला के 3m, वो भी vc, ये भी vc से भी तो ये हो जाएगा। अरे चाहे चल को 2m vc प्लस m vc मिला के 3m vc तो बनेगा ओवरऑल, तो 2 2 4 mu इज इक्वल टू 3m vc, m से m मर गया, vc कितना आ गया, vc आ गया 4u, तो इधर है 3 नीचे ले आओ, तो ये आ गया vc, कॉमन वेलोसिटी मिल गई हमें। तो किस कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं आगे, यहाँ पे हमें मिल चुका है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ वो हमें बात करनी है, तो एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो आप एक, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मिटा दूंगा तुरंत मिटाऊंगा इसको, ठीक है। वेलोसिटी हमने लिख ली है, कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई 4u बाई 3, कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है, मैं इसे मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ है। मित्रों अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग बल के अलावा और कोई बल लग नहीं रहा है, हाँ स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन लागू हो जाता है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो एनर्जी कंजर्वेशन लागू करो। U इनिशियल मतलब इसका इनिशियल रेफरेंस लाइन यही मान के चलो, तो रेफरेंस लाइन यही, तो इसका U इनिशियल कितना 0, K इनिशियल कितना हाफ m स्क्वायर, हाफ m 2u स्क्वायर प्लस इसका K इनिशियल वही U इनिशियल इसका भी 0, हाफ 2m इंटू v स्क्वायर मतलब u स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई एनर्जी, U इनिशियल K इनिशियल लिख लिया हमने। U फाइनल के फाइनल की बात कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन यही रही, U इनिशियल 0, U इनिशियल 0, फिर अब दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं, तो 2m और m कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं, तो दोनों को सिस्टम मानो ना एक साथ चल रहे हैं, तो चलने दो, तो हाफ ये m और ये 2m मतलब 3m और v कॉमन का स्क्वायर, v कॉमन मतलब 4u/3 का होल स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा क्या चीज हो गया, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या था पोटेंशियल एनर्जी लेवल वाला। लेकिन एक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास और होती, जब स्प्रिंग कंप्रेस होती, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, स्प्रिंग कंप्रेस होती उसके पास एक और एनर्जी आती, वो होती हाफ kx स्क्वायर, ये भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती स्प्रिंग की, ठीक है, तो ये भी याद रहना चाहिए। तो x तक कंप्रेस हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस हाफ k और x मैक्स का स्क्वायर, x मैक्स का स्क्वायर क्योंकि इतना कंप्रेस हुआ है, सारी एनर्जी लिख दी है। m हमें गिवन है, u अच्छा m से m तो अभी कर शायद कट भी जाएगा, हाँ कटे ना कटे क्या फर्क पड़ता है, m तो हमें गिवन है, u भी हमारा दिया ही है, तो अभी क्या करेंगे इन सबको एक तरफ कर लेंगे, 2 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, अच्छा हाफ से आप काट ही दो, हाफ से आप तो काट ही दिया, लो कट गया, हाफ से आप मर गया, और जो कटे पिटे काट पीट दो, चलो और कट जाएगा 2mu स्क्वायर और ये जाएगा 4mu स्क्वायर, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6mu स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 और 2 6mu स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 मर जाएगा, तो m एक 3 से 1 3 मर जाएगा, m बचा 16mu स्क्वायर बाई 3 प्लस हाफ तो मर गया kx मैक्स का स्क्वायर। क्या करना है भैया, ये इधर प्लस में इधर माइनस में लेके आओ, उसके बाद k नीचे भेज दो, स्क्वायर हटाओ, रूट लग जाएगा, काम खत्म। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x मैक्स आ जाएगा। मैटर क्लियर हुआ। तो भाई साहब ये था कोल्यूजन का बेसिक पार्ट। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो कोल्यूजन में अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप चाहे कह दो कि कोल्यूजन चैप्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये भी मैं एक पहलू कह दूंगा, क्योंकि अभी कोल्यूजन का हमने क्या पढ़ा, सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़े जो कोल्यूजन में अप्लाई होने वाले हैं, पर इसके बिना कोल्यूजन भी नहीं आने वाला है। संघट चैप्टर इसके बिना आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉपर ढंग से रेडी कर लीजिए, चाहे एक नहीं 2 बार लेक्चर अच्छे से देख लीजिए और सारा प्रॉपर नोट्स बना के इन क्वेश्चन को दोबारा लगा लीजिए। और कोई साइड बुक लगा रहे तो उनके क्वेश्चन भी आप 2-4 लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अभी तो कोल्यूजन हमारा टारगेट है, तो उसके क्वेश्चन तो हम भर के लगाएंगे ही। ठीक है, तो बेसिक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आपका क्या काम है, वीडियो को शेयर करें उन सभी के पास जिसको जरूरत है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है अपने अपने हिसाब से संभाल लो। बाकी अगला लेक्चर जल्दी आ जाएगा। प्लान तो मेरा यही था कि एक ही लेक्चर में सारा शूट कर दूं। आप लोग बताइएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चैप्टर का एक ही बार में, चाहे वो 2-3-4 घंटे का, 5 घंटे का या 10 घंटे का, जितने लेक्चर बने, जितने भी टाइम का बने, क्या एक ही वीडियो में डाल दूं या ऐसे एक 1-1.5 घंटे की वीडियो अलग अलग करके डालें तो बेटर रहेगा। आप सोच के बताइएगा मुझे, जैसे भी होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उनके लिए मैं इतना एडवाइस कर देता हूं, अभी आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अच्छे से रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए वो सॉल्व करिए। बाकी साइड बुक जो आपके पास है वो तो सॉल्व करते ही रहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके मेरे से बताइएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कर लिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पढ़ने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
इतना याद रखो, जब समंदर में लहरें बढ़ जाती, तूफान आता है ना, तो मछुआरा अपनी जाल ठीक करता है। वो इसलिए ताकि जिस समय समंदर ठंडा पड़ेगा तो पहले लूटने हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये समय है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन इस समय आप अपने आप को दुरुस्त करें, जहां जहां वीकनेस उसे ठीक करें, ताकि आगे जब आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो तो आपके पास जो वीकनेस है वो खत्म हो जाए और बेहतर तरीके से सारी एनर्जी के साथ आप जुट सकें, ठीक है। भाई कोई प्रॉब्लम आती है बताइएगा मुझे, जैसे भी होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।